हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी के जो कमेंट्स थे और व्हाट्सएप पे मैसेजेस थे, टेलीग्राम पे मैसेजेस थे, सो उन सभी के लिए पब्लिक पॉलिसी का पेपर जो है, मतलब पॉलिटिकल ऑनर्स के बच्चों का, तो वो पेपर उन बच्चों का 19 मई का है। ठीक है। सो बच्चों के बहुत ज़्यादा प्रेशर देने के बाद मैंने और हमारी टीम ने ये पूरा डिसाइड करा कि आप लोगों को क्लासेस दे दी जाएं। ठीक है, डोंट वरी, आपका पेपर से 2 दिन पहले मैं सारा कवर करा दूंगी। पेपर के लिए तो 24 घंटे बैठ के पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक दिन में 2-2 क्लासेस डाल दूंगी, 5 यूनिट्स हैं आपकी, 5 फिनिश हो जाएंगी। ठीक है। सो उसके लिए मैं पहली बात आप लोगों से बहुत 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 ज़्यादा माफ़ी मांगती हूँ कि क्लासेस बीच में स्टॉप हो गई थी। एंड उसके बाद अभी भी मैं कुछ एक्टिविटीज़ में बिज़ी हूँ, दैट्स वाई कि मैं आपको नॉर्मली जैसे पढ़ाती हूँ वैसे नहीं पढ़ा पा रही हूँ। मैंने चेक करा है कि सोल की जो बुक्स हैं वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एडिशनल सब्जेक्ट पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। इसके अंदर आपके टोटल 4 यूनिट्स दे रखी हैं और सिलेबस में आपके पास 5 यूनिट्स हैं। ठीक है। जो एक यूनिट इसके अंदर स्किप कर रखी है वो यूनिट मैं आपको अपनी तरफ से पढ़ा दूँगी बहुत अच्छे से डीपली। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप सोल साइट पे जाओ, वहाँ से इंग्लिश मीडियम में बुक डाउनलोड करो एंड उसको पढ़ाई करो। ठीक है। ये मत सोचो कि मतलब कहीं से मटेरियल मिलेगा या कोई और PDF मिल सकती है। आपको जो यहाँ मटेरियल दिया गया है वो बिल्कुल इनफ है। ओके स्टूडेंट, हमारी फर्स्ट यूनिट है नीति विश्लेषण। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस वाली। इस यूनिट को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटी सी यूनिट है, बहुत छोटी सी यूनिट है, लगने में ज़्यादा बड़ी लगेगी, अदरवाइज़ ये इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है। इस पर क्वेश्चन वगैरह कैसे आने हैं वो सीरीज़ भी मैं आपको चैप्टर्स कंप्लीट कराते ही फ़ौरन दे दूँगी। हो भी सकता है कि वो सीरीज मैं आपको चैप्टर्स के बीच में ही दे दूँ। सबसे पहले बात आती है प्रस्तावना की या फिर आपके परिचय की। हाल ही के दशकों में नीति विश्लेषण का अध्ययन, मतलब पब्लिक एनालिसिस, ठीक है, उसका अध्ययन तेज़ी से बढ़ रहा है, खासकर सरकारी नीति और अकादमिक क्षेत्रों में। लेकिन इसकी शुरुआत 1960 के दशक में अमेरिका से हुई थी। ठीक है, पब्लिक एनालिसिस की जो डेवलपमेंट हुई थी, मतलब स्टार्टिंग हुई थी, वो हमारे अमेरिका से हुई थी 1960 में। इस अध्ययन क्षेत्र की उत्पत्ति के पीछे 2 प्रमुख कारण दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसे इसने सरकारी और अकादमी बनाने में काफ़ी हेल्प करी। सबसे पहला है कि हमारे पश्चिमी औद्योगिक समाजों में गवर्नमेंट के सामने आने वाली प्रॉब्लम्स और उनके हल निकालने वाली कठिनाइयों ने नीति निर्माताओं को इसका प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, मतलब कि इसके जो 2 पॉइंट्स निकले हैं उसमें सबसे पहले ये है कि जो हमारे पश्चिमी औद्योगिक समाज था, मतलब यही अमेरिका वाला पूंजीपति वाला, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको हल करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। दूसरा है कि अकादमिक शोधकर्ताओं ने विशेष रूप से सामाजिक विज्ञानों विषयों में नीति संबंधी मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित किया और अपने ज्ञान को उन समस्याओं को हल करने के लिए वर्तमान सरकारों से प्रमुखता से इसे लागू करने की मांग करी। मतलब बेसिक वाली बात है यहाँ पर कि उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मांग की गई थी। उसके बाद यहाँ पर ये बात आती है कि नीति निर्माताएं जो थी उनकी हेल्प से इस क्षेत्र के अंदर सारी चीज़ों को पढ़ा गया और उसके साथ नीति विश्लेषण की जो पूरी सिचुएशंस थी उनके लिए शोधकर्ताओं के बीच इसका पुनर्व्यास किया गया। मतलब जो हमारी पूरी पॉलिसी एनालिसिस का सारा सिचुएशंस वगैरह बन रही थी उसके अंदर शोधकर्ता है, हमारी सर्वे रिसर्च जो होती हैं उन सब के बीच इसका तालमेल बिठाया गया। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर पॉलिसी एक हो और एक पॉलिसी के ऊपर रिसर्च कर दी जाए। पॉलिसी तो हज़ारों तरीके की बनती हैं, रोज़ बनती हैं और पिछली बनी हुई हैं जिन पे रिन्यू उनको करा जाता है। तो वो वाली चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि सर्वे रिसर्च की हेल्प से उसको अगेन उन सिचुएशन के हिसाब से किया जाता है। लेकिन इस विषय को सरकारी और अकादमिक क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए आने वाले वर्षों में कुछ ज़रूरी कदम उठाए गए हैं। ठीक है, जैसा कि कुछ वर्षों में सार्वजनिक नीति के अध्ययन के लिए नए विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्यक्रम विकसित किए गए हैं। ओके, ये मतलब ये वाली बात है कि उस चीज़ को और बेटर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ और बनाई हैं कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है इन्होंने कि भाई विश्वविद्यालयों में उसको पढ़ाई लिखाई को थोड़ा सा ध्यान में रखकर फ्री या फिर ढंग का किया गया है। नीति अध्ययन और नीति विज्ञान के लिए समर्पित अकादमियाँ पत्रिकाएँ शुरू की गई हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो नई बुक्स परचेज़ कर पाते हैं, कुछ हैं तो उनको यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से या फिर जो नॉर्मली लाइब्रेरी
लाइब्रेरीज़ होती हैं, आपके एरिया के आसपास होंगी, तो उन लाइब्रेरीज से बुक्स वगैरह हेल्प कर दी जाती है ताकि बच्चा पढ़ सकता है। तो ये पॉलिसीज़ के अंदर आती है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के दिमाग पे असर आया और उसने बुक्स आपको प्रोवाइड कर दी। ये स्टूडेंट्स के लिए ना, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स की उम्र मतलब एक जो है स्टूडेंट्स का अंदाज़ा छोटे बच्चे या बड़े बच्चों में नहीं होता, हर पढ़ने वाला शख्स स्टूडेंट होता है, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक विज्ञान, आर्थिक और समाजशास्त्र जैसे स्थापित विषयों में शिक्षकों और शोधकर्ताओं ने नीति संबंधी विषयों पर प्रकाशन का निर्माण करा, ठीक है। जहाँ पर पब्लिक पॉलिसी, देखो पब्लिक पॉलिसी जो था ना हमारा पहले गवर्नमेंट तक था, लेकिन जब से यूनिवर्सिटी के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर इसको टॉपिक रखा गया, इस टॉपिक को रखा गया, तो ये हमारे पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी आ गया, ये हमारे समाजशास्त्र के अंदर, आर्थिक जो नीतियाँ होती हैं उन सभी के अंदर ये चीज़ इंक्लूड कर दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ें तो 1972 में इन विकास के बारे में लिखते हुए हैकलो ने नीति विश्लेषण की नवीनीकृत फैशन क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि एक उपयोगी अध्ययन क्षेत्र का विस्तार हो रहा था, लेकिन ये पूरी तरह से नया नहीं था। कि मतलब एक नवीनीकृत फैशन क्षमता, न्यू फैशन कैपेबिलिटीज़ जो है उसका उल्लेख करा, लेकिन ने बोला कि इसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा था बट वो रुक गया, वो तो उस हिसाब से नहीं हो पाया, ठीक है। इन टिप्पणियों को प्रतिबिंबित करते हुए रोड्स ने कहा है कि अधिकांश कार्य जो नए होने का दावा करते थे वो सभी बहुपरिचित थे। अब नीचे आते हैं कि यह परिचितता सरकार के संचालन और शिक्षावादी और शोधकर्ताओं के बीच नीतिगत मुद्दों में लंबे समय से चली आ रही रुचि से उत्पन्न होती है, ठीक है। वही वाली बात अभी यहाँ पर घूम फिर कर चल रही है कि इस टॉपिक को सबने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डाल लिया। अगर आज के टाइम पे आप एमए करते हो पॉलिटिकल साइंस के अंदर तो आपके पास तब भी ये सब्जेक्ट होगा। अगर आप जामिया से पढ़ा है आपने बीए ऑनर्स तो आपके पास ये सब्जेक्ट 2 बार आया होगा, डीयू में आपके पास 1 बार आया है, इग्नू से एमए करोगे उसके अंदर 1 बार आएगा, ज़रूर आएगा, 100% आएगा। तो ये वाली चीज़ बताई जा रही कि इसको एक टॉपिक के वे में रिसर्च, सर्वे रिसर्च के तौर पे रख लिया गया। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल आम जिंदगी पर और आपके कोर्स के अकॉर्डिंग मिलाकर थोड़े बहुत दिए जाते हैं, ठीक है। अब घबराना नहीं, कभी आप बोलो कि मैम हमने डरा दिया, ये क्या होता है वो क्या होता है। सो आगे बढ़ते हैं। समान रूप से सामाजिक विज्ञान के ज्ञान को सरकार की समस्याओं पर लागू करने और सरकार की गतिविधि और निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास कीन्स, वेब्स और मार्क्स जैसे सरीखे विद्वानों ने किया, जो ये व्यक्तियों को नीति निर्माण में शामिल करने वाली परंपरा पर आधारित था, ठीक है। ये जो थे हमारे पूंजीपति थे, ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना चाहते ताकि उनका फ़ायदा हो, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर ये वाली बात बोली जा रही है। फिर लास्ट में ये वाली बात आती है कि एक दूसरा अंतर ये था कि सार्वजनिक नीति आंदोलन ने सरकार की समस्याओं के लिए एक बहुत बड़ा और एक नया पर्सपेक्टिव सामने रखा था, पेश किया था दृष्टिकोण, जिसकी तुलना लोक प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ की गई थी, जिसकी कथित विफलताओं ने 1960 के दशक के अंत में नीति विश्लेषण के विकास के लिए प्रोत्साहन भी दिया था। बेसिक बात यहाँ पर आ रही है कि नीति विश्लेषण का डेवलपमेंट जो है 1960 के दशक के अंत तक अमेरिका की स्टार्टिंग मतलब अमेरिका में माना जाता है। हाल ही के वर्षों में 3 अलग अलग क्षेत्रों में ये डेवलपमेंट हुआ था। सार्वजनिक नीति हमें समझ आने लगी थी, ठीक है। और 1950 में हेरोल्ड लॉसवेल ने इस नीति के बारे में डिस्कस भी करा कि ये चीज़ें सामने रखी गई हैं। फिर नीति अध्ययन का क्षेत्र जो राजनीतिक विज्ञान के उप क्षेत्र के रूप में उभरा था, वो चीज़ आई। तीसरी चीज़ की नीति विश्लेषण का क्षेत्र 1990 के दशक में फोर्ड फाउंडेशन अनुदान विकसित किया गया, जो लागू सूक्ष्म अर्थव्यवस्था करने वाले संसाधनों के रूप में एक समूह के रूप में शुरू हुआ था, और जो बाद में जर्नल ऑफ पॉलिसी एनालिसिस एंड मैनेजमेंट के तहत व्यापक रूप से इसका विस्तार हुआ। मतलब सीधी बात है, कभी आप ये बोलो कि मैम आप शुद्ध हिंदी में पढ़ा रहे थे, बच्चा इसमें घूमने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल सीधी बात इन्होंने यहाँ पर रख रखी है कि पहले उसको फोर्ड फाउंडेशन की हेल्प से सामने रखा गया पॉलिसी को, देन उसके बाद जर्नल ऑफ पॉलिसी एनालिसिस एंड मैनेजमेंट के तहत उस चीज़ को सामने रख दिया गया। तो नीति विश्लेषण सार्वजनिक नीति के अध्ययन के लिए सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का एक अनुप्रयुक्त विस्तार था। मतलब यहाँ पर ये बात आ रही है इस लाइन के अंदर कि हमारी आर्थिक नीतियों को, हमारी इकोनॉमिकल चीज़ों को पूरा करने के लिए हमारी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं।
ठीक है, अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी संख्या में लोक नीति विश्लेषण पर लिखे गए साहित्य का बड़ा हिस्सा पश्चिमी संदर्भों में निहित है और इसे पश्चिमी के विद्वानों द्वारा स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखकर विकसित भी किया गया है। तो साथ ही इन शर्तों को भी सामने रखा गया कि वैश्विक दक्षिण में सार्वजनिक नीति प्रक्रियाओं को समझने के लिए किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति छात्रवृत्ति के भीतर एक ज्वलंत प्रश्न है कि उत्तर में विकसित नीति, मतलब ये सारी चीज़ें नॉर्मल पढ़ लेना। देखो, नॉर्मली जो यहाँ पर बात की गई है वो मैंने आपको अच्छे से डीपली समझा दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि नीति क्या है। देखो, नीति क्या है, ये क्वेश्चन जो है बहुत मेन है। मतलब आपकी जो फर्स्ट यूनिट पे एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है, नीति विश्लेषण लिखो या नीति क्या है या लोक नीति क्या है, तो इसको पूरा बहुत ध्यान से करना। तो नीति क्या है? नीति संरचना सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। मतलब हमारी पॉलिसी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट जो है उसके पूरे सभी कामों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे वो अपने निर्धारित वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करती है, जो वो अपने आप को इसलिए बनाती है ताकि जो हमारी नीड्स थी, बेसिक नीड्स, वो पूरी हो जाए। ठीक है। वर्तमान राज्य व्यवस्था कल्याणकारी प्रतिमान पर आधारित है जिसका उद्देश्य जनता की देखभाल करना है। मतलब इस टाइम पर जो राज्य है वो व्यवस्था कल्याणकारी प्रतिमान हमारी सिस्टमैटिक वेलफेयर मॉडल्स पर डिपेंड करता है, जिसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि जनता की देखभाल करना और उनके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनके नीड्स को पूरा करना। ठीक है। इसके बाद ये वाली बात है कि इन्हीं सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर सरकार एक नीति बनाती है और उसी के आधार पर अपने कार्यों का निष्पादन भी करती है। ठीक है। आगे वाली बात ये आती है कि वर्तमान में नीति शब्द का प्रयोग समाज के विभिन्न वर्ग जैसे शिक्षावादी, चिकित्सक हैं, गैर सरकारी संगठन, छात्रों का संगठन है, इन सभी ने अलग अलग चीज़ों के अंदर किया। ठीक है ना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में अभी बताया कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस टॉपिक को रखा गया, बच्चों को सर्वे रिसर्च करवाई जाती हैं। वैसे ही हमारे जो शोधकर्ता हैं वो सर्वे रिसर्च जो करते हैं वो अलग हैं, टीचर्स अलग हैं, चिकित्सक अलग हैं, तो ये सब चीज़ें। लेकिन साधारण शब्दों में कहें तो नीति नियमों का एक समूह है जिसकी हेल्प से, जिसके द्वारा सरकार अपने उद्देश्यों की पूर्ति करती है। रिचर्ड ने बोला है कि नीति कोई निर्णय नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, अपितु कार्यवाही हेतु मार्ग और प्रतिदर्श होती है। कि मतलब कार्यवाही हेतु प्रतिदर्श मानी जाती है कि कोई भी चीज़ सामने है उस टाइम पे और सामने उस चीज़ के लिए पॉलिसी बनाई गई तो उस पर कार्यवाही की गई। ठीक है। इसके अंदर ही ये वाली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी ये होती है ना लोक नीति या फिर नीति, वो नॉर्मली आप इसको आंसर में ऐड करना, बहुत ध्यान से सुनना। तो वो ये वाली चीज़ थी कि सरकार के 3 तरीके के अंग होते हैं, उसके अंदर एक और प्रशासन जोड़ा जाता है। ठीक है। अब वो 3 अंग में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और चौथा है हमारा प्रशासन, मतलब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। तो विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के पास होकर उसको गुजारती है, और थर्ड हमारी न्यायपालिका उसके अंदर न्याय दिलाने के लिए मुद्दे खड़े करती है कि अगर विधानपालिका या प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल ने कोई गलत पॉलिसी वगैरह अब वो दे दी है लोगों के लिए, तो लोगों को न्याय दिलाने का काम न्यायपालिका का होता है। एंड सेकेंड थिंग, प्रशासन का काम होता है कानून बनाना। ठीक है। मतलब जो विधायिका का काम होता है कानून बनाना, बस प्रशासन का काम कानून की जगह नीति वाली बात है, नीति बनाना, वो नीति बनाता है। ठीक है। तो हॉगवुड कहते हैं कि नीति शब्द का प्रयोग कई अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने करा। सबसे पहले नीति शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में गतिविधियों के कार्यक्षेत्र को लिया जा सकता है। व्यापक अर्थ में मतलब बहुत वास्ट वे में लिया जा सकता है कि नीति जो है कोई लिमिटेड चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ है। ठीक है। उदाहरण के लिए राजनीतिक पार्टियों का घोषणा पत्र और भाषण, मतलब ये वाली चीज़ है, इसको खुद पढ़ लेना आप, मैं समझा देती हूँ नॉर्मली भाषा में, क्योंकि क्लासेस में आपके लिए बना ही इसलिए रही हूँ कि आपको नॉर्मल बातों में इसको समझा सकूं। तो देखो, इन्होंने कहा यहाँ पर कि ठीक है कि हमारी आर्थिक नीति इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। इसने ये वाली चीज़ें इसमें रखी जाती हैं कि बहुत वास्ट एक चीज़ है जिसके अंदर किसी भी देश की उनसे हेल्थ के रिगार्डिंग, उनके फॉरेन जो पॉलिसीज़ हैं उनके मुताबिक, या फिर जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उन सभी को इकट्ठा कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है आपस में, और उससे भी आगे उस चीज़ को ले जाया जाता है। ठीक है। इसका उदाहरण मत ये वाला आता है कि जैसे राजनीतिक पार्टियां होती हैं,
वो वोट लेने से पहले तो बहुत बहुत दावे करती हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन वोट लेने के बाद, जीतने के बाद वो गायब हो जाती हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ कि इस शब्द का प्रयोग चुनावों के समय बहुत आम हो जाता है, जब राजनीतिक दल अपने बयानों के जरिए मतदाताओं को खुश करने के लिए वाली बात बोलते हैं। तो इसका प्रयोग किसी विशेष प्रस्ताव या लक्ष्य को प्राप्त करने के साधे से नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे कि हमारे फिलोसफर हैं कुछ, उन्होंने बोला है कि पब्लिक पॉलिसी मतलब जो लोक नीति है वो एक तरीके से कोई काम पूरा करवाने के लिए है भी और कोई काम पूरा ना करने के लिए भी है। दोनों उन्होंने पर्सपेक्टिव को सामने रख दिया था। ठीक है, तो ये अक्सर किसी विशेष गतिविधि के प्रतिबंध, कानून, संगठन और संसाधनों के पैकेज के रूप में प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए मध्याह्न भोजन योजना, प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कर सकते हैं। ठीक है, रख सकते हैं। अच्छा, ये जो छोटी छोटी पॉलिसीज़ होती है ना बच्चा, आप सभी लोग इसको ध्यान से रखा करो अपने पास दिमाग में। जैसे कि अभी आज जैसा आपका आगे टॉपिक है सामाजिक आंदोलन, तो उसके अंदर आपको मैं आंदोलन पढ़ाऊंगी। ठीक है, कि आंदोलन कौन कौन से हुए, जो मुद्दे पर रखे गए, जिनको सामाजिक और सामूहिक दोनों रूप से देखा गया। ठीक है, व्यक्तिगत भी, सामाजिक भी और सामूहिक भी, वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये चीज़ आप अपने सामने इसको लिखना अपने क्वेश्चन आंसर के अंदर। उसके बाद ये आता है कि हमारी नीति और नियम में क्या अंतर है। देखो भाई, नीति जो है हमारी सरकारी क्षेत्रों के अंदर नीति विषय की बढ़ती लोकप्रियता ने कई तरीके के शब्दों का यूज़ करा है और उनको बराबर बांटकर अलग अलग शब्दों में उलझा भी दिया है। ठीक है, और उससे जो उलझी हुई चीज़ों से चीज़ों का निर्माण हुआ है, जिससे नीति को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, खासकर नीति को और नियम को। ठीक है, अब नीति और नियम बेसिक होते क्या हैं वो मैं आपको नॉर्मली समझाती हूँ। देखो, नीतियाँ जो होती हैं वो गतिशील होती हैं और लचीली भी होती हैं। नियम जो होते हैं वो सिर्फ विशेष और कठोर होते हैं। नीतियाँ साधारण भाषा में होती हैं, नियम जो है हमारे वो बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस सब की देख रेख करनी बहुत ज़रूरी होती है। नीतियाँ बिना किसी दंड के साथ बनती हैं और जो हमारे नियम हैं उसके पीछे दंड होते हैं कि अगर आपने इस रूल को, इस नियम को फॉलो नहीं करा तो आपके ऊपर जुर्माना या फिर जो भी चीज़ है वो लगाई जाएगी। ठीक है, एंड लास्ट थिंग ये कि नीतियों के अंदर परिवर्तन किए जा सकते हैं बट नियमों के अंदर परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। जो बन गए हैं वो बन गए हैं। अब है आपकी नीति लोक नीति कैसे बनती है। देखो भाई, नीति लोक नीति कैसे बनती है, इसको आप चाहो तो इसमें से पढ़ लेना, मैं आपको नॉर्मली समझाती हूँ। बिल्कुल नॉर्मल होकर समझो, दिमाग पे अपना बिल्कुल प्रेशर मत डालो। देखो, लोक नीति का जो संबंध होता है ना, रिलेशन, वो किसी ऐसे क्वेश्चन पर समय के साथ बढ़ता जाता है जिस पर कार्यवाही करनी होती है। ठीक है, अब जैसे पॉलिसी बनानी है किसी चीज़ की, ठीक है, तो पॉलिसी बनाने के लिए भाई यहाँ पर जैसे कि अभी बीच में मुद्रास्फीति की निकली थी कि 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए मोदी गवर्नमेंट ने निकाला था कि उनके अकाउंट में पैसे आ रहे थे 2500, पता नहीं कितने थे वो मुझे पता नहीं। ठीक है, तो वो जो 60 साल से ज़्यादा उम्र का शख्स होगा वो उसके लिए थी बेसिकली, वो और किसी के लिए नहीं थी। तो वो क्या, वो पॉलिसी निकली थी किसके लिए, नागरिकों के लिए, आम नागरिकों के लिए। अब और इजी वर्ड्स में मैं आपको समझाती हूँ कि लोक नीति जो है एक ऐसे नियम, एक ऐसे रूल्स का पूरा ग्रुप है जिनके पर्पस, जिनके जो उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। दैट्स इट, क्लियर है। बहुत नॉर्मल बात मैंने आपको बता दी है कि लोक नीति हमारी पब्लिक पॉलिसी एक ऐसे नियम, ऐसे रूल्स का पूरा ग्रुप है जो हमारे पर्पस को, हमारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पॉलिसी बनाती है। तो वो हमारी लोक नीति होती है जो जनता के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा एक दो डेफिनेशंस हैं, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप गूगल से या किसी बुक से सर्च करके लिखते हो तो बिल्कुल लिखना, स्किप मत करना। पेपर में डेफिनेशन लिखने से जो है थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ता है, टीचर को पता लगेगा कि हाँ बच्चा अच्छे से पढ़ कर आया है। तो थॉमस आर डाई जो हैं वो बोलते हैं कि लोक नीति वह है जिसके अंदर सरकार कुछ करना चाहती है या कुछ नहीं करना चाहती है। ठीक है, ये मैंने भी आपको बताया कि इसके अंदर हमारे कुछ विचारकों ने ये वाली बात बोली है कि नीति कुछ करना भी चाहती है और नीति कुछ नहीं भी करना चाहती है। सो
इस वाली चीज़ में बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये आता है कि कोई काम, जैसे मैं गवर्नमेंट हूँ, ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि ये जो मुद्रास्फीति वाली पॉलिसी थी वो बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने निकाल दी। अब अगर मुझे नहीं लगता कि भाई इतनी ज़रूरी नहीं थी, इतने वृद्धा लोग नहीं हैं, उनको नीड नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन से अभी सब हटके बैठे हैं, इतने जल्दी कमाई नहीं है, बहुत लोगों की जॉब चली गई है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने देखकर पॉलिसी निकाली थी, जिससे लोगों को एटलीस्ट 2-2 हज़ार रुपये तो उनके अकाउंट में गए। ठीक है, 2,000 भी बहुत कीमत होती है। तो वो वाली चीज़ के लिए अगर मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है तो मैं नहीं निकालती। तो वही चीज़ हमारे थॉमस आर डाई बोलते हैं कि पब्लिक पॉलिसी वो चीज़ है, वो नीति है जिसके अंदर सरकार कुछ करना भी चाहती है और कुछ नहीं भी करना चाहती है। ऐसे ही हमारे डेविड ईस्टन जो हैं वो बोलते हैं, लोक नीति के पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि का अधिकाधिक विनियोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब पब्लिक पॉलिसी के जो हमारी अब पब्लिक पॉलिसी नागरिकों के लिए जो पॉलिसी बन रही है, नागरिक में हम सब आते हैं, आप भी आते हैं, मैं भी आती हूँ, मेरी फैमिली है, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स सब आते हैं। ठीक है, अब उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो डेविड ईस्टन ने ये वाली बात बोली है कि पब्लिक पॉलिसी को पूरे समाज के अंदर एक ऐसी बहुत बड़ी धनराशि, एक बहुत बड़ी मात्रा में पैसों का ज़्यादा से ज़्यादा विनियोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब विनियोजन नियोजन का मतलब यहाँ पर याद आता है कि कोई प्लानिंग, तो अब रिन्यू कर दिया गया उस चीज़ को, उस प्लानिंग को, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कहा है थॉमस ए बर्कलैंड। अच्छा, एक बात याद रखना, थॉमस ए बर्कलैंड अलग हैं, थॉमस आर डाई अलग हैं। तो बर्कलैंड ने लोक नीति के कुछ विशेषता की पहचान भी की है, जैसे नीति जनता के नाम पर बनती है, नीति आमतौर पर सरकार की मदद से बनती है, नीति को सार्वजनिक या निजी अभिनेताओं या और व्याख्यात की जाती है, क्रियान्वित की जाती है, इम्प्लीमेंट की जाती है। नीति वह है जो सरकार कुछ करने का इरादा रखती है, नीति वो है जो सरकार कुछ नहीं करने का इरादा को चुनती है। ठीक है, सो ये थी आपकी पूरा नीति का जो अभी मैंने बताया। अब आता है नीति विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। ये जो पैराग्राफ है आप एक बार पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मेन बात सिर्फ समझने की है। अगर आप समझ जाओगे, उसको दिमाग में बिठा लोगे, तो फिर पेपर में आपके हाथ खुद ब खुद चलेंगे। ये मुझसे आप लिखवा कर ले लो, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं अपना नाम बदल लूँगी। ये हकीकत है बच्चा, जब आप किसी चीज़ को दिमाग से सुनते हो, समझते हो ना, तो पेपर देखकर, क्वेश्चन पेपर देखकर, क्वेश्चन समझकर ऑटोमेटिकली हाथ चलने लगते हैं। अब आती है हमारी नीति विश्लेषण की बात। देखो, इन्होंने बोला है नीति विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो किसी भी नीति को बनाने, उसके अंदर प्रबंधन करने, उसका मूल्यांकन करने और उसको उपयोग में लाने के लिए जो विश्लेषण किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, वो नीति विश्लेषण होता है। ठीक है, पहले हमने प्रबंधन किया, मेकिंग करी नीति की, उसके बाद उसके अंदर मूल्यांकन करा, इवैल्यूएशन करा, फिर उसको उपयोग के लिए सामने लाए, उसको यूज़ के लिए सामने लाए। तो यूज़ के लिए सामने लाने के लिए भी उसको एनालाइज करेंगे, हिस्सों में बांट देंगे, अलग अलग विभाजित कर देंगे। ठीक है, नीति विश्लेषण का जो स्टार्टिंग थी वो 1950 के दशक की स्टार्टिंग में ही हुई थी और इसको एक शैक्षिक खोज, एकेडमिक परस्यूट के रूप में भी जाना गया। ठीक है, और इसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके के जो आयाम थे वो रखे गए, डायमेंशंस। तो नीति विश्लेषण जो है हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये चीज़ है कि नीति विकल्प के प्रभावों के बारे में सहज निर्णय के लिए एक व्यवस्थित और डेटा आधारित विकल्प है, जिसका यूज़ निगरानी रखने के लिए किया जाता है, तथ्यों को जानने मतलब फैक्ट्स को जानने के लिए किया जाता है, और मूल्यांकन इवैल्यूएशन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एलन गन नाम के जो हमारे फिलोसोफर हैं, उन्होंने नीति विश्लेषण को यहाँ पर जो है वो बताया है कि दो तरीके से देखा, एक पुराना और एक नया। पुराना और नए के अंदर पुराना इसलिए माना क्योंकि ये अनुशासन पर आधारित है, जो दशकों से सरकार की गतिविधियों को एनालाइज कर रही है, और उन टेक्निक्स पर, उन तकनीकों पर भी जो सरकार के बाहर निर्णय लेने के लिए विकसित की गई हैं। ये नया इसलिए है क्योंकि पिछले 20 वर्षों में नीति के विश्लेषण को केंद्र में रख के कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, और एक विषय के रूप में लोगों की रुचि में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो ये थी हमारी नीति विश्लेषण। थॉमस आर डाई नीति विश्लेषण को कहते हैं कि सरकार क्या करती है, क्यों करती है, और
इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये है हमारी नीति विश्लेषण। ठीक है, अगर हमने इसको एनालाइज करा है तो सबसे पहले 3 कैटेगरी में करा। पहला तो ये देखा कि सरकार क्या करती है, दूसरा क्यों करती है, और तीसरी आ जाती है कि इससे करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, मतलब नागरिकों को क्या लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाली बात बोली गई। डाई ने माना कि परंपरागत रूप से राजनीतिक वैज्ञानिकों ने सरकार की संस्थाओं और संरचनाओं की जांच करने पर ध्यान केंद्रित किया। डाई सरकारी कार्रवाई के ज्ञान को बढ़ाने में विश्लेषण की भूमिका पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है, सो ये जो है नीति विश्लेषण मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आप चाहो तो एक बार इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ोगे तो और बेटर आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ आती है आपके नीति विश्लेषण के प्रकारों की बात। तो सबसे पहला आपका प्रकार है प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस, भावी और पूर्वव्यापी विश्लेषण। इसके अंदर नीति विश्लेषण की प्रस्तावित नीतियों के फ्यूचर के बारे में, मतलब फ्यूचर के बारे में यहाँ पर सोचा जाता है। ये वाली जो हमारी पॉलिसी होती है बेसिक, हमारे फ्यूचर को सोच के बनाई जाती है। दूसरा है मानकीय और सकारात्मक विश्लेषण। नीति विश्लेषण का वर्णन के रूप में और निर्देशों के रूप में उभर कर सामने आती है नीति विश्लेषण हमारी। ठीक है, तो हमारी जो सकारात्मक या फिर मानकीय नीति है उसका विश्लेषण कई तरीक़ों से सामने आता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे प्राथमिक विद्यालयों में जाने वाले बच्चों की शिक्षा की लागत बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए सिर्फ कुल मिलाकर कुल बच्चों के लिए कर दी जाती है कि ठीक है बच्चा पढ़ ले एटलीस्ट। वैसे ही हॉस्पिटल के अंदर होता है कि अगर आपका कोई ट्रीटमेंट होना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पैसे लगते हैं MRI के, CT स्कैन के, अल्ट्रासाउंड के, सबके, और कोई इंसान, कोई स्टूडेंट, कोई भी शख्स पैसे देने के लिए लायक नहीं है, तो उसके लिए जो हमारे ये होती हैं पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाती हैं कि उनके लिए वो पॉलिसीज़ हेल्प करती हैं और उन पॉलिसीज़ के थ्रू उनके पैसे माफ़ कर दिए जाते हैं। तो सकारात्मक नीति विश्लेषण मूल्यों को नीति विश्लेषण प्रक्रिया से बहुत ज़्यादा बाहर रखता है। ठीक है, हमारी वैल्यूज़ को पॉलिसी एनालिसिस से बिल्कुल बाहर कर दिया उसने, और ये लोक नीति को वैसे समझने की कोशिश करता है कि जैसे वो साथ ही समझने की कोशिशें कर रहा हो, और बाहरी ताकतें किसी भी नीति को किस तरह से परिवर्तित करती हैं वो ये भी चीज़ समझने की कोशिश करता है। ठीक है जी, तो सरकार नीति विश्लेषण बिना प्रभाव के नहीं है। जैसे सबसे पहले मूल्यों को छोड़कर नीति निर्माता नीति विश्लेषण की रेलेवेंट पर काम पर ध्यान दिया, रेलेवेंस पर, प्रासंगिकता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और इस चीज़ से हमारी सामने आई नीति विश्लेषण क्या है। तो ये वाली चीज़ है कि हॉगवुड और गन द्वारा 1981 में नीति विश्लेषण की 7 किस्में बताई गई। ठीक है, यह है हमारी पूरी 7 किस्में। नीति सामग्री का अध्ययन, नीति प्रक्रिया का अध्ययन, नीतिगत परिणामों का अध्ययन, मूल्यांकन। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि अगर ये जो टॉपिक्स हैं अगर आपसे इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करिएगा, टेलीग्राम पे पूछिएगा, मैं आपको ट्रांसलेट करके दे दूँगी। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नीति विश्लेषण प्रक्रिया और वैश्वीकरण। देखो इसके अंदर क्या है, हमारी नीति विश्लेषण प्रक्रिया मतलब हमारी जो पॉलिसी एनालिसिस की पूरा प्रोसेस बताया है उसके साथ ग्लोबलाइजेशन को बताया। वो क्यों बताया? वो इसलिए बताया क्योंकि हमारी पब्लिक पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट चीज़ें भी बहुत काम करती हैं। ठीक है, तो उन प्राइवेट चीज़ों को लेकर जैसे हमारे सामाजिक आंदोलन है, एजेंसियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, या फिर हमारी जैसे कि और भी चीज़ें सामने आती हैं। अब इसको एक बार समझते हैं, ग्लोबलाइजेशन के तौर पे नीति विश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। देखो नीति विश्लेषण हम जब एनालाइज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू थॉमस कि सरकार क्या करती है, सरकार कैसे करती है और उससे क्या नागरिकों का लाभ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां होती हैं, जस्ट लाइक यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, खैर अब तो यूएन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हट चुका है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स है। ठीक है, तो ये सारी जो हैं हमारी ग्लोबलाइजेशन के तौर पे पॉलिसीज़ के लिए काम करती हैं, जिसकी हेल्प से पॉलिसीज़ के बारे में जाना जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, चाइना के अंदर पॉलिसीज़ आपस में बना दी गई। अब उन बाकी की कंट्रीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी तो पॉलिसीज़ और रूल्स वगैरह को बनाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी छोड़ दिया जाएगा।
तो ये है आपका पूरा कि वैश्वीकरण के रूप में हमारी नीति विश्लेषण किस तरीके से सामने आता है। नीति विश्लेषण की सीमाएं जो हैं वो ये हैं कि देखो हमारी जो है गरीबी है, बेरोज़गारी है, असमानता है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो इसकी सीमाएं जो हैं वो लिमिटेड नहीं रह रही हैं, अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी गरीबी, हमारी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लॉकडाउन, कोविड के बाद से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद बहुत से लोगों ने अपनी जॉब खो दी, बहुत से लोगों के जो माली हालात हैं वो ठीक नहीं हैं, तो उन सब के लिए पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो नीति विश्लेषण की सीमाओं के अंदर यही वाली बात रखी गई है कि भाई वक्त हालात, बेरोज़गारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, असमानताएं बढ़ गई हैं, इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट को हमारी कुछ सीमाएं लगानी चाहिए बड़े लोगों पे, और छोटे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा वैसा नहीं है, वो सभी जो है हेल्प लेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, सो मैंने आपका फर्स्ट टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर दिया है। होप सो कि डाउट नहीं रहा हो। निष्कर्ष एक बार पढ़ लेना, बाकी तो निष्कर्ष मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि कैसे लिखते हैं, कि स्टार्टिंग की एक एक लाइन उठा उठा कर निष्कर्ष लिखना है, देन बाद में अपना पर्सपेक्टिव लिखना है। सो नेक्स्ट क्लास में हम जो आगे की हमारी कंटिन्यू वो यूनिट है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, राज्य के सिद्धांत के संदर्भ में नीति का विश्लेषण। सो आप लोग इसकी प्रिपरेशन करो, बाकी मैं ये वाली जो यूनिट है आपको जल्द से जल्द देती हूँ। ओके स्टूडेंट, होप सो कि आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इनकेस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।